खाक जब करते हैं हाथ अरे धुएं, उससे पूछिए जाकर के जिनके ऊपर चीजें हुई हैं, और ये चीज थमा है, तो ये इसके बावजूद ये इनका कहना, ये क्यों कर रहे होंगे? ताकि इनको मिलने वाली ग्रांट बंद ना हो जाए, कि अगर तुम ये तंजीम वाला काम छोड़ दोगे तो जो पैसे हैं जो फौज की तरफ से दिए जा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, इसलिए ड्यूटी करने आए थे क्या? एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजिक एसेट है। मुनीर साहब नहीं निकल पाते, उनके जो अफसर जमा तो अगर आप ये भाग रहे हैं ना वहां पर, वहां किसी तरीके से किसी कौमी जज्बात से प्रभावित होकर ये बातें करते हैं, वैसा नहीं है। पैसे आ रहे होते हैं और पैसे आने बंद हो जाएंगे, इसलिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, पलक झपकते ही घुटनों पर आया पाकिस्तान। पीएम ने कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। कल ही एक आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बयान किया था। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। ये नया भारत है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं उसके साथ एक स्थायी भाव होता है। मसलन अगर आप करुणा की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर कोई भाव होता है, अगर आप कोई गुस्से की बात कर रहे हैं तो वो रौद्र भाव होता है। अलग अलग तरह के भाव होते हैं। यहां ये पिटे कुटे टुकड़ों में तकसीम हुए, इनके कीमा बन गया, ये आतंकी खुद बोल रहा है, लेकिन उस समय भाव क्या है जरा वो देखिए जरा। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस जो इनको कुट पड़ी है, पिटाई पड़ी है, वो इन्होंने बड़ी वीरता का काम किया। वो रेजा रेजा इसलिए हुए हैं क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं। वो टुकड़ों में तकसीम इसलिए हुए हैं क्योंकि दूसरों का, निर्दोषों का खून बहाना ही वो अपना धर्म समझने लगे हैं। इसलिए उनको सच्ची राह पर लाने के लिए ये मार पड़नी और मुस्तकिल पड़नी जरूरी है। लेकिन ये सर ये आतंकवादियों की तरफ कहीं ये भी अब सोचा जा रहा होगा, कल जैसे आप लोगों ने आह्वान किया था कि सुधर जाओ, यहां से आप लोगों ने आह्वान किया था कि अब भी वक्त है सुधर जाओ, आपने कहा था, क्या यहां कहीं सुधार की कहीं कोई रिमोट पॉसिबिलिटी भी आपको दिखती है? देखिए, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ जनता में ये जो हैं, जो ये मौलाना हैं, जो रेडिकलाइज्ड हैं, उनकी संख्या तो है ज्यादा। अच्छा सर, ये पहले के मुकाबले ट्रेंड बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी उनको कुछ न तो कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो ये नहीं बोलेंगे ना कि क्या बोला, रेजा हो गया। और ऐसा ही हाथ रखा था। आपने मौलाना मसूद अजहर को सुना, हाफिज सईद को भी सुना, इसी तरह के कुछ तेवर थे उनके। मगर तेवर आपने बदल दिए जब वो कहता है अल्लाह हमें भी उठा ले। तो देखिए, ये रियलाइजेशन तो है, आप ये मान के चलिए, रियलाइजेशन है जिनके ऊपर मार पड़ी है। अरे ऐसे ही नहीं कहा जाता, मार को भूत भी डरते हैं। लेकिन वो जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही हो, भाव आपने देखा, हमको बहुत पिटाई पड़ी और हमको बहुत बुरी तरह पीटा गया, रेजा रेजा हो गए। और उसमें भाव देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वीर रस की कोई कविता पढ़ रहे हैं। इनके अंदर मुझको लगता है इनको कहा जाता होगा जाके अपना बोल्ड फेस रखना, ऐसा नहीं कि तुम वहां रोने लगो जाके, लेकिन फिर आखिरकार मुंह से तो वही फूटेगा जो हुआ है इनके साथ। जो सच्चाई है उसको कितने दिनों तक छुपाएंगे, जो इज्जत उनकी जा चुकी है कितने दिनों तक छुपाएंगे। लेकिन अभी भी क्या वो सुधरेंगे? आपको लगता है कि कभी भी सुधरेंगे? सर मुझे लगता है जब तक ये इकोसिस्टम है, जब तक इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, जब तक इसके जरिए दुकानें चल रही हैं, तब तक सुधरने वाली गुंजाइश नहीं। और सबसे पहले पैसों वाली सप्लाई काटना पड़ेगा, और इसमें उन मुल्कों का और उन ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा हाथ है जिनको ये समझते हैं कि इनको और लोन दिया जाता है और इनको मदद दी जा सकती है, इनको पैसे दे देते हैं। बिल्कुल। और जब तक आर्मी का कंट्रोल इतना टाइट रहेगा उस देश के अंदर, और जब तक वो कठपुतलियों की तरह नचाएंगे, शहबाज शरीफ के साथ जा रहे हैं ना मुनीर साहब। अच्छा, मुझको ऐसे लगता है सर, जैसे जो अभिभावक होते हैं या तो खुद जाकर बाहर के काम करते हैं, या अगर उनके घर का बच्चा किसी दिन जाने लगे तो पीछे पीछे जाके देखते हैं ये सब सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रिकेट भी तो खेल रहा है कहीं और चला। हाँ, ये शहबाज शरीफ जब जा रहे हैं तो साथ में नत्थी होकर ये मुनीर क्यों जा रही है, मैं आपसे आगे जानूंगा। लेकिन सर ये अब वहां की तीन खास तौर से वर्गों को मैं समझना चाहता हूं। आवाम, जिसने ये समझा था कि हमारा मुस्तकबिल, हम कोई एक बड़ी अलग हमने धरती और बड़ा पाक एक जगह बना ली है, उनको बरगला कर लाने वाले लोग जो उनको कह रहे थे हम आपके लीडर हैं,
और उन लीडरों को अपने जूते के नीचे रखने वाली वहां की फौज। क्या अब इनके किसी के भी मोह भंग हो रहे हैं? सच्चाई समझ में आ रही? बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आर्मी है उनकी वहां पे, उसका कंट्रोल तब तक है जब तक कि उसको कोई थ्रेट है कि नहीं देश को, और भारत से बड़ी थ्रेट वो दिखाते हैं हमेशा कि भारत से हमको थ्रेट है। उसके लिए कश्मीर का मुद्दा जो उनके रिलीजन को बाइंड करता है साथ में, वो एक मुद्दा साथ में एज सेंट्रल इशू बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको लड़ना है हमारे साथ, कन्वेंशनली तो जीत नहीं सके। जनरल साहब ने आपको बताया जूते मार मार के भागी थी इनकी फौज। 93,000 ट्रूप्स 1970 कहते हैं सर आज भी वो पतलूनें टंगी हुई हैं, अभी आज भी वो पैंट टंगे हुए हैं पैंट टंगे सर। हुए। उसके बावजूद ये मुझे लगता है कि इनके लिए चुल्लू नहीं और चुटकी वाला कहीं अगर हो तो शायद उस तरह के हिसाब किताब में अपना देख लेना चाहिए मुस्तकबिल। और अफगानिस्तान ने खोला पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा। अगली खबर देखिए, अफगान विश्वविद्यालय के कुलपति ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया। कुलपति ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद अफगान मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य। तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को कठपुतली कहा। तालिबान बुरी तरह भड़का हुआ है पाकिस्तान के मौजूदा निजाम से, ये बात सामने बार बार आती रही है। और इमरान खान भी इस जेल के भीतर से इस बात को हवा देने में लगे हुए हैं कि पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए इन्होंने तालिबान को अपने खिलाफ कर लिया है। यहां पर खास तौर से अफगानिस्तान तालिबान को लेकर पाकिस्तान का क्या आने वाले दिनों में इसका कल्मिनेशन किस तरफ होने वाला है, हम जब ये उन्वान पर पहुंचेगा तो क्या देखने वाले हैं जनरल सिन्हा? देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े होने में तालिबान का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि उनकी रग रग उनके खून के अंदर में है। तो सर ये तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखते थे ना अफगानिस्तान में, और आप देखिए हमको ये एक रणनीतिक गहराई हासिल है भारत के खिलाफ लड़ाई में, हमको पीछे अफगानिस्तान तक एक लड़ाई, एक रणनीतिक गहराई हासिल है अभी। मगर देखिए अभी बात क्या, डूरन लाइन को छोड़ दी, डूरन लाइन के अलावा जो कहता है अफगानिस्तान कि उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, जो इंडस रिवर आ रही है वहां तक पख्तूनस्तान की जब बात होती है तो वहां होती है। और देखिए 3 जनरेशन अफगानी वहां रहते थे रेफ्यूजी, उनको निकाल दिया, मुनीर ने निकाला है और किसी ने नहीं। मुनीर का है ये, वहां की आवाम नहीं चाहती थी, मुनीर ने निकाला। जिस तरह से वहां पर जाकर के वहां अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान के नाम पर उनके पूरे के पूरे इलाके में जो उन्होंने किया है, इसके अलावा जो कहते हैं ना वो ISKP खुरासान प्रोविंस के नाम पर वहां के लोगों को उठा के अमेरिका को सौंपा है, वो नहीं छोड़ने वाले हैं। देखो मोहम्मद शरीफुल्लाह को किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया ना, अमेरिका को दोस्ती बढ़ाने के लिए। पर वो है किसका? ISIS-K का है, खुरासान का। और वो कहां से है? वो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करता है, ईरान से ऑपरेट करता है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से करता है। पर उसके काफी बड़े गढ़ हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में लोग कौन है? पश्तून है। आपको याद होगा अब्दाली का नाम, जो ये मिसाइल भी इन्होंने अब्दाली के नाम पे रखी हुई है। अब्दाली के बाद कौन आया? दुरानी एम्पायर। और किसने मारा था उनको? महाराजा रंजीत सिंह ने। उसके बाद जब ब्रिटिश रूल भी हुआ था तो आपको याद है बैटल ऑफ साराग्रही, जहां पे सिर्फ 21 सिखों ने 12,000 से 24,000 अफगानी जो थे आए थे ट्राइबल्स, उनको वहां पे रोक के रखा था एक पूरी रात। और इतनी कैजुअलिटीज की थी कि उन्होंने 2 दिन के बाद वापस ब्रिटिश को हैंडओवर करके चले गए थे। लास्ट मैन तक फाइट किया। डरते हैं ये, भारत से डरते हैं, सिखों से डरते हैं, मराठों से डरते हैं, डोगरा से डरते हैं ये हर एक ऐसे भारतीय से। नाम जल्दी से अपनी बात। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने सारागढ़ी का नाम लिया। मैं उस बटालियन का हूँ, 4-6, इसलिए बड़ी अच्छी लगी। क्या बात है? मैं उस बटालियन में मेरी जन्म हुई है, 2nd लेफ्टिनेंट से लेकर के। और वो जो हम सारागढ़ी 21 PVC के बराबर IOM मिला था, और उसमें एक हवलदार कृपाराम होता था, एक हमारा सिपाही था। 21 लोगों ने जितने काटे थे इनको, आज तक ऐसी बैटल हुई नहीं है। तो यहाँ जब हमारे वॉर वेटरन्स याद करते हैं तो वेलर और विक्ट्री की बातें याद करते हैं, जीत की बातें याद करते हैं, बहादुरी की बातें याद करते हैं। उधर पतलून उतरी हुई हैं, आज भी टंगी हुई हैं, याद किया जाता होगा क्या? और एशिया कप में आज खेलने को तैयार है पाकिस्तान। अगली खबर आ रही है, लगता है प्रतिशोध का की शुरुआत देख ली गई है कहीं पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान का UAE से होना है मुकाबला। होटल से स्टेडियम के लिए निकली पाकिस्तान की टीम। 1 घंटे देरी से पाकिस्तान UAE का मैच होगा। अभी तक मैच का बॉयकॉट कर रही थी टीम, मैच रेफरी को हटाने की मांग कर रहा था पाकिस्तान। ICC और PCB की बातचीत हुई है और उसके बाद यह फैसला लिया गया। अब सवाल यह है कि ले देकर क्रिकेट तो बचा है वहां, और वो भी वहां के लोगों को उनकी रोजी रोटी से, उनके एम्प्लॉयमेंट वाले सवाल से, इस सब से अगर बरगलाने और भटकाने के लिए कुछ बचा है तो क्रिकेट बचा है। अब अगर क्रिकेट भी नहीं खेला
तो फिर वहां के लोगों को जवाब क्या देंगे? लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं तो बुरी तरह पिट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो पहले हो सकता है आज यूएई धो दे पहले, और भारत तो फिर तैयार है ही, धोएगा, निचोड़ेगा, पटकेगा, सुखाएगा, तो बहुत बुरी हालत आगे होने वाली है। लेकिन पहले इन्होंने क्या किया, मुझको लगता है इनको कह दिया गया था बस से उतरना मत, बस के अंदर रहना। पहले हम देखते हैं एक थर्मामीटर लगाकर देखते हैं कि टेम्परेचर आ क्या रहा है वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में थू-थू होने लगी कि भागे 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 मैदान छोड़कर भागे भागे भागे, वहां पहुंच गई है खबर। तो कहा जाओ यार पहले फेस सेविंग करो, हारे तो फिर देखा जाएगा, वो तो बात की बात, अभी तुरंत में तो ठप्पा ना लग जाए। आपकी आवाज सुन लिया होगा, आपने बोला, आपने यही बात शुरू की थी ना कि भाग रहे हैं, उन्होंने सुना होगा, जरूर चल रहा होगा ये टीवी वहां पर। देखिए दिनेश जी एक चीज, देखिए दिनेश जी, आसिम मुनीर ने बोला था ऐसा कुछ कर लो, मगर इनको कहा पैसे भी तो चाहिए, भूखमंगे हैं, उनको उसी से तो रोटी चलती है, कुछ पैसा आ जाए। अब वहां पर यूएई को यदि छोड़ के भागे, यूएई से भी लेके जाते हैं जकात, पैसे, भीख की कटोरियां, वो भी तो चाहिए साहब, भले ही हार जाए, चाहे इनका। अंकर हमारे संवाददाता दुबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? पहले क्यों ये बस में बैठे रहे, क्यों बाहर नहीं निकले? कहा कि क्रिकेट किट आप अंदर रखे रहिएगा और बाहर मत निकलिएगा, हमको ये पता चला है। और अब कहा जा रहा है कि मैच होगा, फिर 1 घंटे देरी से क्यों? दिनेश जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, लेकिन आपका जो सवाल है वो मैं गेस कर सकता हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने इस मुकाबले को बॉयकॉट करने के प्लान को ही बॉयकॉट कर दिया है, और स्टेडियम के लिए जो है वो रवाना हो चुकी है पाकिस्तान की टीम, और 1 घंटे के विलंब से इस मुकाबले को शुरू किया जाएगा। मेरे पीछे आप दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम भी देख सकते हैं जहां पर ये मुकाबला होना है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी ड्रामा पाकिस्तान की टीम ने किया, लेकिन उनकी एक भी मांग को नहीं माना गया। आईसीसी ने 2 बार जो है इंक्वायरी की, और दोनों बार यही पाया कि एंडी बाइकॉफ जो है वो यहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं है, और इसीलिए उनको रिइंस्टेट किया गया। वही इस मैच को ऑफिशिएट करेंगे, रेफरी बने रहेंगे, और पाकिस्तान की एक भी मांग को जो है वो नहीं माना गया है, और मैच जो है वो एज इट इज जाएगा। सिर्फ 1 घंटे की देरी, क्योंकि पाकिस्तान का ड्रामा जो है वो बहुत ज्यादा था, और किसी सोप ओपेरा जैसे सीरियल्स में होता है उस तरीके का ड्रामा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से उनके चीफ, जो एसीसी के भी मौजूदा चीफ है, मोहसिन नकवी, वो पाकिस्तान से कर रहे थे, और उनके इशारों पर पाकिस्तान की टीम यहाँ पर दुबई में नाच रही थी। ये कमाल की बात आप कह रहे हैं, वाकई ये सोप ओपेरा जैसा ही है। ये किसी सीरियल में किसी नायिका नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उसमें जो वैम्पिश कोई कैरेक्टर होता है, उसके पहले रूठ जाने, फिर मान जाने, फिर मान जाने, और मानना रूठना इसलिए नहीं चल रहा होता है कि किसी वजह से उनके दिल को ठेस पहुंची है, इसलिए क्योंकि उसके पीछे कुछ गणित होता है। हार गए तो क्या होगा, क्या जवाब देंगे, उससे पहले इसका बहाना बनाओ और खुद को अलग कर लो। लेकिन तब तक इतनी थू-थू होने लगी कि लगा कि अभी मैच खेल लो, हो सकता है जीत जाए, क्योंकि अगर नहीं खेलेंगे तो वैसे ही बहुत बेभाव की पड़ने वाली। अब ये पाकिस्तान का कैरेक्टर बताता है सर। यही हुआ था पहलगाम वाले मामले के बाद, यही हुआ था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इसी तरीके से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। ऐसा ही करते हैं। जब अभिनंदन वाला केस हुआ था, तो सांसद जब बता रहा था तो बोल रहे थे कि उस समय तो थर-थर कांप रहे थे पैर, और ये हो रहा था। यही होता है इनका, ये बनने चलते हैं बड़े सूरमा, उसके बाद इनकी भद्द पिटती है, और इनको जब मुंह की खानी पड़ती है तो फिर हाथ जोड़कर सामने भी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद अपनी जान की भीख भी मांगने लगते हैं। अब इनको यही लग रहा है यार ये तो बड़ा बुरा हो गया पूरी दुनिया में, और हम अपने घर में आवाम को क्या जवाब देंगे कि मैदान छोड़ गए। बेचारे न्यूक्लियर बम का भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना इस बात के लिए, तो अब बोलेंगे क्या? नहीं तो हर चीज के लिए उनके पास एक जवाब जरूर होता है। हमारा बम मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी है, हमारा बम अगर कुछ भी भारत ने किया उसको फोड़ देंगे। अरे भाई क्रिकेट में अगर हम आपको हरा देते हैं तो क्या आप फिर भी न्यूक्लियर बम को फोड़ेंगे? और वैसे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन लोगों के कैरेक्टर के अंदर, वो नॉर्मल पाकिस्तानी को तो मैं फिर भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, भारत के साथ दोस्ती करते हैं, पर ये जो दूसरी नस्ल के पाकिस्तानी हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं और जो ये टेरर को प्रोपोगेट करते हैं, ये अंदर से बहुत बड़े कावर्ड हैं। ये दूसरों को आगे चल के गोलियां बड़े दिल के व्यक्ति हैं, और यही भारतीय की पहचान है कि उदार होता है। मेरा तो कहना यह है कि कौरव के साथ अगर उस समय कोई खड़ा हुआ है उनकी तरफ से लड़ने के लिए, तो फिर यह तय करना पड़ेगा कि वो पाले की किस तरफ खड़ा हुआ है, और वो भी अगर इस तरह के हुक्मरानों और ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं तो उनको भी तय करना पड़ेगा वो कैसे लोग हैं। बहरहाल इंटरनेशनल बेइज्जती का जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया से जूते खाने के बाद भी जो चिल्ला कर कहता है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, वो मुल्क कौन सा है? हाँ वही है।
और इमरान ने जेल से बोला मुनीर पर हमला। इमरान ने कहा पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने अफगानिस्तान से रिश्ते जानबूझकर बिगाड़े, पश्चिम को खुश करने के लिए तालिबान सरकार का विरोध किया। इमरान ने कहा मुझे भी जेल में मुनीर ने डाला, मेरे खिलाफ सैन्य ट्रायल है, सिविलियन नहीं। मुझको लगता है इमरान खान को भी सर ये लगने लगा है, जनरल सिन्हा आप बताइएगा, कि यहाँ का जो डिस्पेंसेशन है ये तो मेरे को जेल से बाहर निकलने नहीं देगा। अब तो जेल के ताले टूटेंगे, टीटीपी वाले आके तोड़वाएंगे और खान को रिहा कराएंगे। इसीलिए ये वाले स्टेटमेंट और आने वाले दिनों में जमकर सामने आएंगे। मुझे तो लगता है जैन जी का देखा आपने ना पूरा का पूरा नेपाल के अंदर में, इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ है। जैन जी जो है पाकिस्तान के अंदर में जो युवा है, ठीक है, वो तो आपने देखा 9 मई में उन्होंने किया था, इन्होंने दबाया हुआ है, कुचला हुआ है, मगर वो उठेगा जरूर जिस तरह से चीजें हो रही। तो मुझको लगता है सर ये एक इशारा भी है कि टीटीपी वाले आगे बढ़े, तालिबान उधर से भेजे, हमारा जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो उनके साथ हैं, उनके साथ कू में मदद देंगे हम, और इसी तरीके से जेल के ताले टूटेंगे। शायद ऐसा भी होने वाला आने वाले दिनों में। शहबाज के साथ अमेरिका जाएगा मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे शहबाज और मुनीर। अमेरिका से पहले शहबाज और मुनीर सऊदी अरब और ब्रिटेन का भी दौरा करेंगे। अब देखिए शहबाज जो हैं वो सामने चले जा रहे हैं और ऐसा लगा है कि उनके गले में कोई रस्सी बांधी हुई है जिसको लेकर मुनीर उनको टहलाते हुए चल रहे हैं। मुझको जो दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कमोडोर बहल। बिल्कुल, उनकी गले में जो रस्सी है उसकी डोर किसके पास है? मुनीर के पास है। जैसे कुत्ते को लेके जाते हैं ना। बल्कि मैंने ये नहीं कहा सर, मैं तो मतलब मैंने फिर भी लिहाज रखा है, लेकिन ये जो तरीका है सर, तो फिर तुम काहे के लिए ये डेमोक्रेसी वाला छलावा करती हो अपनी जनता के साथ? आपको याद होगा बहुत ही खिसियानी फेस के साथ शहबाज शरीफ ने एक बार कहा था हमारी हाइब्रिड गवर्नेंस है, यानी कि हम सब कुछ आर्मी से पूछते हैं और करते हैं। बोला ऐसा नहीं, पर ये बोला कि हाइब्रिड गवर्नेंस है। इसका मतलब है आर्मी के पूछे बगैर हम कोई काम नहीं करते। लेकिन इनके कुछ पॉलिटिशियन कुछ भी बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुनीर को ये लगता है ये अमेरिका। अरे सर ये हमारे यहाँ बड़ा क्लियर है, हम हाइब्रिड में कुछ चीजें नहीं रखते, हम अपनी नस्लों को हाइब्रिड में नहीं रखते, हम अपनी सरकार को हाइब्रिड में नहीं रखते, हम गाड़ियों को हाइब्रिड बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ सरकारें हाइब्रिड होती हैं और इसीलिए हाइब्रिड का नतीजा देख लीजिए, रस्सी पकड़कर सामने मुनीर जो है चल रहे हैं और सामने सामने शहबाज चल रहे हैं। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बम धमाका, हमले में 5 पाकिस्तान सैनिकों की मौत, सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ब्लास्ट, बलोच लिबरेशन आर्मी ने बनाया निशाना। उधर से बलोच ठोक रहे हैं और इधर से टीटीपी वाले मार रहे हैं और तालिबान कह रहा है रुक जाओ बेटा, कहां तक भागोगे, तुमको हम देखते हैं। और मुनीर उधर जा रहे हैं मुलाकातें करने, कभी ब्रिटेन जा रहे हैं और कभी उसके बाद ट्रंप के पास जा रहे हैं। ये सर ये बताइए कि ये घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं और बाहर बाहर भाग कर ये कहीं अपने लिए घर का जुगाड़ करने तो नहीं जाते, वहां यहाँ बैठेंगे या वहां एग्जाइल में जाएंगे? देखिए दिनेश जी, हकीकत यह है कि पूरा का पूरा परिवार इनका अमेरिका में ही 2 बार तो हुआ है, अकेले गए थे, खाना भी खाया है वहां से। अब जा रहे हैं शहबाज शरीफ, उनके पीछे पीछे, वो नहीं, वो आगे तो वही है, पीछे पीछे शहबाज शरीफ है। देखिए आपने कहा सऊदी अरेबिया में 1 दिन रहेंगे, 2 दिन ब्रिटेन में रहेंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे। तो ये भागने का ड्राई रन तो नहीं चलता रहता, रिहर्सल तो नहीं चलती रहती? नहीं है, ये जो ये बेचते हैं ना, जो आपने कहा बलूचिस्तान को भेज दिया, खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया, गिलगित बाल्टिस्तान को भेज दिया, वहां बंटवारा कहीं हमें इसे ये ज्यादा ना ले जाए, ये कम ना ले जाए, इसलिए पीछे पीछे सूंघते रहते हैं कि कहीं जाकर के सेटिंग ना कर दे कि मुनीर साहब को ही साफ कर दो। ये भी हो सकता है, बातें आ रही हैं कि मुनीर साहब को साफ करो पूरा का पूरा, क्योंकि वहां लूट ही यही है। कैसे आप लूट लीजिए बलूचिस्तान के पूरे ना जो भी उनके पास धरोहर है, कैसे खैबर पख्तूनख्वा में लूट लीजिए, लड़ाई उसकी है। तो पाकिस्तान इज ऑन सेल। पाकिस्तान को बेचने के लिए अलग अलग प्रोविंसेस की बिक्री के लिए बोली लगाते हुए, भाव लगाते हुए, ये लोगे कि वो लोगे, क्या लोगे, खैबर पख्तूनख्वा लोगे, बलूचिस्तान लोगे, कौन लेगा, चाइना लेगा, अमेरिका लेगा, कितने दोगे, इसको तो पहले दे चुके हैं, तुम भी लोगे। ये करते हुए घूम रहे हैं वहां के हुक्मरान और फौजी। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने फिर उगला जहर, विदेश मंत्री इशाक डार का भारत विरोधी बयान, भारत का नाम लेकर इजराइल को दी वार्निंग। इजराइल हमला करता है तो पाकिस्तान जवाब देने के लिए तैयार। मुस्लिम देशों की रक्षा के लिए पाकिस्तानी परमाणु हथियार, कतर पर इजरायली अटैक से खौफ में है पाकिस्तान। बीते दिनों भी इस तरह का बयान, ये पहली बार नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर यू टर्न लेने का इनका रिकॉर्ड है। पहले भी कहा था इसी तरह परमाणु की बात सामने आने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मुकर्रर, नहीं हमने तो नहीं कहा। एक बार फिर से ये बयान दिया है कि हम तो परमाणु और हम मुस्लिम देशों की रक्षा के लिए तत्पर है। मतलब ये कह रहे हैं कि हम ये चला सकते हैं। दिनेश जी, 2 चीजें अल जजीरा के साथ जो इंटरव्यू है उसमें इन्होंने बात की है। सबसे पहले की है जॉइंट अरब फोर्स की, और उसमें कहा कि हम भी साथ होंगे।
तो यानी कि वो साथ होंगे, जॉइंट अरब फोर्स बनेगी, तो काम तो ये भारत के अगेंस्ट ही करते रहेंगे और तब तो इनको अरब वर्ल्ड का भी साथ मिलेगा। और दूसरी चीज इन्होंने कही, जब इनसे पूछा गया कि न्यूक्लियर वेपन के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो इन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। फिर उसके बाद बोला नहीं, हम अपनी ड्यूटी तो मुस्लिम उम्मा के लिए करेंगे ही करेंगे। तो कभी ये टेम्पा में जाके उड़ाने की बात करते हैं, पूरे विश्व को, आधे विश्व को हम लेके जाएंगे, और कभी कहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड की जो उनका इस्लामिक बॉम्ब है वो उनकी ड्यूटी है कि मुस्लिम उम्मा के लिए इस्तेमाल नहीं तो क्या ईरान मुस्लिम उम्मा में नहीं आता क्या, जिसको ठोकने के लिए अपने एयर स्पेस का इन्होंने यूज करने दिया था? अभी बीते दिनों हुआ तो उसमें तो पूरी दुनिया ने देखा कि उम्मा के साथ कितने खड़े हुए हैं। तो जब उसके बाद पेजेश्कियां जब आए थे, तो सबसे पहले इनके सपोर्ट में वो भी खड़े हुए थे और इजराइल को भी गालियां दे रहे थे, लेकिन अमेरिका के बारे में बात नहीं की थी, अमेरिकन अटैक के बारे में बात नहीं की थी। और दूसरी बात है, ये 3-4 नाव में चलते हैं, एक दिन ऐसे बुरी तरह गिरेंगे ये पानी के अंदर, चाहे वो चीन की नाव है, तालिबान की नाव है, अमेरिका की नाव है, या फिर वो मुस्लिम देशों की नाव, कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरह फंसे। ये फूल और कांटे में अजय देवगन को हमने देखा था, वो किस तरीके से 2 मोटरसाइकिलों में पैर रखकर चल रहे थे, लेकिन वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, वरना टांगों के इधर उधर हो जाने का खतरा होता है। और पीएम नरेंद्र मोदी के कायल हुए ट्रंप पीएम मोदी को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई, पीएम मोदी के शानदार काम की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा पीएम मोदी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा नरेंद्र आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ये देखिए जरा डोनाल्ड ट्रंप, इनका जो तोला माशा चल रहा है, उस बीच में ये भी देख लीजिए कि आज इनकी तरफ से क्या बयान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए हैप्पी बर्थडे, he is doing a tremendous job. Narendra, thank you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. President Donald J. इसमें तंज भी मार रहे हैं। देखिए तंज तो क्या है, आज के दिन में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बदले 17 जून के बाद पहली बार बात हुई है। क्या कोई कह रहा था कि 4 फोन आई, मोदी ने नहीं उठाया, कितनी सच्चाई है नहीं जानता। वो आई थी जर्मनी से खबर, फिर जापान से भी ये खबर आई कि 4-5 फोन। देखिए आज के दिन उनकी बर्थडे है और आपके माध्यम से मैं भी उनको बोलता हूँ सत नमन है, और मैं ये कहता हूँ लख बधाइयां आपको, भगवान आपकी वो सब पूरी करे जो आप सोचते हैं देश के लिए। वो तो देखिए बात ये नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी एब्सोल्युटली लाइक ए पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर, ऐसा नहीं है दुनिया का कोई आपको मिला, कोई भी लीडर मिला ऐसे। देखिए इसलिए रेटिंग क्या होती है आप देखेंगे ना, एक रेटिंग ना ग्लोबल रेटिंग होती है 75%, 74%, 69 एक बार आया था, इस बार 775 2025 में रेटिंग है वर्ल्ड लीडर के अंदर। 10 लीडर्स के बीच में होता है ये, ठीक है। ही इज लीडिंग विद 70 और वर्ल्ड के लीडर हैं। तो देखिए मैं नहीं कहता इन्होंने झुका दिया, झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है साहब, झुकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही तो समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप को, उनको समझ में नहीं आ रहा है कितना आगे बढ़ूं टैरिफ के मामले में, कितना पीछे जाऊं, क्या करना चाहिए, वो गेज ही नहीं कर पा रहे हैं, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। हेनरी किसिंजर ने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी 1968 के अंदर, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। तो ये ट्रंप साहब ने पूरा कर दिया इस बार। लेकिन इतनी चोट खाने के बाद आपने एक चीज देखी हमारी कूटनीति के बारे में और हमारी लीडरशिप के बारे में, उन्होंने एक वर्ड अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बोला, कोई प्रतिबंध लगाए, कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज को कम किया, कुछ नहीं किया। हमने काम रहते हुए अपनी डिस्कशंस की, लेकिन अपने हितों में काम करते रहे और रशिया से भी तेल खरीदते रहे। और आज देखिए वो लोग हमारे को कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, और आज विश करने के लिए किसका कॉल आया? सिर्फ ट्रंप का आया, वहां से इतना बड़े लीडर है, पूरे विश्व के लीडर है, उन्होंने कॉल किया आज मोदी जी को। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है आपकी स्टेट्समैन, ये स्टेट्समैनशिप दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि किस लेवल की मैच्योरिटी चाहिए होती है, और तब वो रेटिंग्स दिखाई देती हैं जो प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में वर्ल्ड ओवर रेटिंग्स के संदर्भ में आप देखते हैं बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता बौने दिखाई देते हैं। और यमन के बंदरगाह पर इजराइल का अटैक, अगली खबर, यमन के हुदैया बंदरगाह को बनाया निशाना, 40 फाइटर जेट के साथ बंदरगाह पर हमला, हूती विद्रोहियों के मिसाइल गोदाम पर अटैक, इजराइल अटैक से पूरा शहर धुआं बहुत दिनों तक चलता रहा। ये हूती प्रकरण भी मुझको लगता है इसका पटाक्षेप अब इजराइल करने पर आमादा हो गया है, और अब इसकी भी इतिश्री होकर रहेगी जनरल सेना। एब्सोल्युटली हुदैदा जो है ना, वह उनका कहना है हुदैदा से 40 फाइटर जेट, आप सोचिएगा मीन्स 2-3 स्क्वाड्रन यदि जाता है, और इसमें इनका कहना है कि ईरान से सप्लाई इनकी आती है, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था हुदैदा से चलता है इनका। और उसके ऊपर में जो उन्होंने किया है, ये 4th स्ट्राइक है टोटल,
पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री माने, उनके लीडर्स मारे, अब उनके वाणिज्य जो सेक्टर है, जो उनका इकोनॉमिक, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन वहीं से चलती है, तो उन्होंने पूरी तरह से काट रहे हैं। और जो क्षति हुई है, मैं देख रहा था उसकी डैमेज असेसमेंट जो कर रहे थे, 40 फाइटर की जब फायरिंग आई होगी तो आप सोच सकते हैं जमीन हिल जाती है साहब, पूरा का पूरा फोर्ट खत्म हो जाता है। बहुत जल्दी से सर, वक्त बहुत जल्दी। इसमें एक जब वो उठते होंगे नेतान्याहू सुबह, तो एक उनका एड आता है, वो ग्लोब को ऐसे घुमा देता है, उसके ऊपर जहां की उंगली जाती है, वो कहते हैं आज यहाँ हमला करना है, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो। अगर वहां कोई इजराइल का दुश्मन बैठा हुआ है तो हमला होगा जहां उन्होंने उंगली रख दिया। आज के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका, यहाँ चर्चा में जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। रिमोट एक तरफ रख दीजिए। मैंने मोदी को जब जब देखा तपते गलते देखा। मोदी एरा वडनगर टू ग्लोबल लीडर कैसे बदला? गुजरात से दिल्ली तक मोदी कितना बदले? नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का स्पेशल रात 8 बजे।